नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम हमारे पद्म में। आज हम उन शख्सियतों का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी निस्वार्थ सेवा भाव के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और इन लोगों ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। साधारण लोगों के असाधारण जज्बे की कहानी लेकर हम आए हैं हमारे पद्म के आज के इस अंक में। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आज भारत कई ऊंचाइयों को छू रहा है। शहरों में आपको एक से बढ़कर एक बड़े हाई टेक्निक से लेस हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे जहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्रामीण इलाकों की, वहां भी चिकित्सा सेवाएं आज बहुत बेहतर हो रही हैं। आंगनबाड़ी की बात करें या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करें, आज हमारे डॉक्टर्स जाकर रूरल एरियाज में भी कमाल का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको 3 या 4 दशक पीछे ले जाएं तो शायद ये सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं थी। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की जिसने 4 दशक पहले शुरुआत की अपने समर्पण की, और डूंगरपुर के आदिवासी बहुल इलाकों में, वहाँ के गाँव में इन्हें भाई साहब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में, उन्हें बेहतर सुविधाएं प्राप्त देने में। जो लोग देख नहीं सकते उनके नेत्र बन गए, जो पढ़ नहीं सकते उन्हें शिक्षा मुहैया कराई, जो बीमार हैं उन तक चिकित्सा पहुंचाई। समाज के जरूरतमंद लोगों की आस बने राजस्थान के मूलचंद लोढ़ा ने डूंगरपुर क्षेत्र और आदिवासी अंचल में समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसा सेवा भावी व्यक्तित्व जिसने अपने सेवा भाव से साल 2000 में जागरण जन सेवा मंडल की स्थापना कर 5 बच्चों के लिए छात्रावास के साथ शुरुआत की और सैकड़ों बच्चों के जीवन में शिक्षा की लौ जलाई। मैं सेवा भारती राजस्थान का काम करता था और उस समय मैं सारे राजस्थान में घूमा। मैं जैसलमेर भी गया, धौलपुर भी गया, तो सारे राजस्थान में मैं घूमा। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये जो क्षेत्र है इसमें वास्तव में सेवा की अवस्था है। तो यहाँ जो सरपंच थे उन्होंने देखा कि भाई ये संस्था यहाँ आई मझौला में, तो उसके कारण मझौला में प्राथमिक विद्यालय हुआ, सड़क हुई, सामुदायिक भवन बना और ऐसे विकास के काम हुए। तो उनको लगा कि भाई ये संस्था के आने से ये काम हुआ है। तो आसपास के लोग हमको बुलाने लगे, कहने लगे हमारे गांव में काम चालू करो। 6 जून 2000 में हमने मझौला में संस्था की स्थापना की और कुछ कार्यकर्ता जुटे। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। प्रारंभ में बड़ी कठिनाइयां थी यहाँ, और लोकल लोग जो है ये सोचते थे कि हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो संघर्ष उनसे काफी संघर्ष रहा। मेरी ये इच्छा है कि भाई एक भी आदमी वागड़ क्षेत्र, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का लगा हुआ ये क्षेत्र, एक भी आदमी अंधा नहीं हो और हर आदमी को आंखों संबंधी सुविधाएं अधिक से अधिक मिले और वो निस्वार्थ भाव से मिले। विनम्रता की मूर्ति, साधारण व्यक्तित्व के मालिक मूलचंद लोढ़ा को सम्मान के साथ भाई साहब बुलाया जाता है। 5 दशकों से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में डूंगरपुर के वागदरी को अपने जीवन की नई प्रयोगशाला बनाकर सामाजिक जीवन में अनेक प्रयोग किए। स्कूल, अस्पताल और गेस्ट हाउस बनाए, जैविक खेती के नए प्रयोग किए। इस क्षेत्र के लोगों में आंखों की समस्या आम थी। उन्होंने मोतियाबिंद पर काम करते हुए वगदारी गांव में एक नेत्र चिकित्सालय बनाया, 350 कैंप लगाए, 14,000 से अधिक आंखों के ऑपरेशन कराए, 1.5 लाख लोगों की आंखों की जांच कर नए कीर्तिमान गढ़े। मूलचंद लोढ़ा जी जो पिछले 40 साल से इस ट्राइबल बेल्ट में काम कर रहे हैं, जहाँ पर वो हेल्थ की तो बहुत सारे समस्या होती है, आंखों की समस्या भी एक बहुत मेजर चैलेंज है एरिया में, और उस एरिया में काम करने में जो अप्रोच की डिफ़िकल्टी होती है उसको भी जो है आपको सुलझाना पड़ता है। आंखों का ऑपरेशन कराना, बड़े बड़े कैंप यहाँ पर लगाने पड़ सकते हैं, लाखों लोगों का ऑपरेशन उन्होंने करवाया हुआ है। दूसरा जो उनका फील्ड मैंने देखा है कि वो जो है
जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके एजुकेशन में उन्हें काम किया है। इससे जो है लोगों को पता चलना चाहिए कि डिफ़िकल्ट एरिया में, स्पेशली ट्राइबल बेल्ट्स में भी काम कर सकते हैं, और वहाँ के लोगों की सेवा करना एक जो है जनता की सेवा, भारत देश की सेवा है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं श्री मूलचंद लोधा जी, और उनके पद्मश्री से नवाजे जाने पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अपने जीवन को दूसरों के प्रति समर्पित करने की अनोखी मिसाल हैं मूलचंद लोढ़ा। वंचित वर्ग, आदिवासी, जरूरतमंद और निराश्रित सभी का जीवन संवारने में लगे हैं भाई साहब। सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद लोढ़ा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पहल आयुष्मान भारत योजना आज करोड़ों भारतवासियों के लिए एक वरदान बन चुकी है। जी हाँ, जगह जगह जन औषधि केंद्र खुले हैं जो जरूरतमंद लोगों को बेहद सस्ती दवाइयां मुहैया करा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसी खबरें आती हैं जहां पर हम देखते हैं कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनकी फीस आसमान छू रही है। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि कोई डॉक्टर सिर्फ 20 रुपए फीस लेता है आज के दौर में? जी हाँ, लेता है। आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर से। मध्य प्रदेश में डावर की दवाखाना नाम से इनकी क्लिनिक बहुत मशहूर है और दूर दूर से मरीज यहाँ पहुँचते हैं। जी हाँ, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है इन जरूरतमंद लोगों की देखभाल के लिए। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, जबलपुर के इस दवाखाने में प्रतिदिन ऐसी ही भीड़ लगती है। दूर दराज से लोग डॉक्टर साहब को दिखाने पहुंचते हैं। उनकी दवा से उन्हें आराम भी आता है और फीस जेब पर भारी भी नहीं पड़ती। दूर दूर तक मशहूर हैं डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, एक बेहतरीन डॉक्टर जिनकी फीस है मात्र 20 रुपए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले 76 साल के डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर प्रतिदिन करीब 200 मरीजों को देखते हैं। उनके जीवन का एक ही मंत्र है, सादा जीवन, उच्च विचार। मैं 1.5 साल का था, 1.5 साल का जब पाकिस्तान से हम लोग यहाँ आए थे। रास्ते में फादर की डेथ हो गई, ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, एक ब्रदर की डेथ हो गई, तो हम लोग हीरो थे, वहाँ पर ज़ीरो आ गए थे। हमारे एक टीचर थे मास्टर तुलसीदास जी, इंग्लिश के, एनडी विक्टर हायर सेकेंडरी स्कूल जलंधर के। तो उन्होंने बोला था, बेटा बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुम डॉक्टर बन रहे हो, मगर निचोड़ना नहीं किसी को। तो आज तक वो दिमाग में बैठी, 67 की बात है, अभी भी दिमाग में बैठी हुई है वो। तभी तक तो, हालांकि उस समय 2 रुपये फीस लेता था, मेरी फ़ीस ज़्यादा थी। आज 20 रुपये मेरी फ़ीस कम है 2 रुपये के हिसाब से। जो उस समय 2 रुपये में आता था, आज 20 रुपये में कुछ नहीं आता। मैंने तो बहुत एंजॉय किया लाइफ को यहाँ ट्रीटमेंट करने में। मेरे जो टीचर्स ने सिखाया था मैंने उसको पूरा फॉलो किया और आई हैव एंजॉयड माई लाइफ। मेरे को पता ही नहीं चलता कि 50 साल हो गए हैं। काम करो, सेवा का फल ज़रूर मिलता है, देर सवेर ज़रूर मिलेगा। वहाँ देर है अंधेर नहीं। हमारा कोई सोर्स नहीं, मेरा कुछ नहीं, मगर मेरे को मिला है, जैसे मेरे को मिला दूसरों को भी मिलेगा। डॉक्टर डावर सेना से सेवानिवृत्त हैं। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश में तैनाती के वक्त सैकड़ों घायल जवानों का इलाज किया। युद्ध खत्म होने के बाद स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और निस्वार्थ जन सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। 1972 में प्रैक्टिस शुरू की। 1986 तक वे मरीजों से मात्र 2 रुपए ही फीस लेते थे। He has been serving the poor, the needy, with something like 2 rupees for consultation, which unheard of. And even over decades, he's just graduated to 20 rupees per patient. And from the patients and from the community, we know that come rain, come hail, come storm, come whatever, even in knee-deep water, he is wading through those waters. He's there for the patients to take care of the poor and the needy. Such an immense contribution for the community service, and he's using his medical knowledge. The science with empathy defines this iconic figure. Truly, it is an honor to talk about him, and congratulations again from the bottom of my heart. आज के दौर में डॉक्टर डावर जैसे उदाहरण विरले ही देखने को मिलते हैं। पिछले 51 सालों से डॉक्टर डावर हफ्ते के 6 दिन मरीजों का इलाज करते हैं।
कई परिवारों की पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं को दिखाती आ रही है। उनके मरीज उन्हें भगवान मानते हैं। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। कई बार मरीज अस्पताल तक या दवाखाने तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में बहुत जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हर जरूरतमंद तक वो जरूरी चिकित्सा सुविधा पहुंचे। यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे हमारे देश की आदिवासी आबादी का। आदिवासी जो प्रकृति के पूरक होते हैं, प्रकृति के संरक्षक होते हैं। हमारे देश में सैकड़ों आदिवासी जनजातियां हैं जो अपने लोगों को, अपनी संस्कृति और परंपराओं को बाहरी दुनिया से बचाना चाहते हैं। ऐसी ही एक जनजाति है जारवा जनजाति, जो कि अंडमान में रहती है। जी हाँ, एक समय जारवा जनजाति विलुप्ति की कगार पर थी। अब इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उस समय इनके अस्तित्व को बचाने का श्रेय जाता है डॉक्टर रतन चंद्रकर को। 66 वर्षीय डॉक्टर रतन चंद्र कर, सेवानिवृत्त सरकारी डॉक्टर, जिन्होंने अपने फर्ज के आगे अपनी जान की भी परवाह नहीं की। जब 1999 में अंडमान निकोबार के एक द्वीप में खसरे का प्रकोप फैला, तो डॉक्टर रतन चंद्र कर ने खसरे से पीड़ित जारवा जनजाति के लोगों के इलाज की जिम्मेदारी ली। उन्होंने एक ऐसी जनजाति से दोस्ती की जो बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखती है और उन्हें विलुप्त होने से बचा लिया। बहुत सी जनजातियां ऐसी संक्रामक बीमारियों या प्राकृतिक कारणों के चलते ही विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टर कर ने एक दुर्लभ जनजाति और उनके अस्तित्व के अधिकार के मूल्य को समझा। वर्ष 1997-98 में जारवा जनजाति अपनी पारंपरिक शत्रुपूर्ण रुख को त्याग कर आम इंसानों के इलाके में आ गए थे, लेकिन इसके बाद वे कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे। विशेष रूप से वर्ष 1999 के सितंबर-अक्टूबर में जब खसरा बीमारी का प्रकोप शुरू हुआ, अंडमान और निकोबार प्रशासन और भारत सरकार ने मुझे जारवा जनजाति को घर घर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी थी। यह मेरे लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। पहले उनकी भाषा की समस्या, खाना बदोश जीवन शैली और उनके पास तीर थे, ये तो बहुत खतरनाक था। मैंने सोच लिया था कि मैं इन सभी समस्याओं को जीत लूंगा। धीरे धीरे मैं उनके दिल में अपनी जगह बनाने लगा। मैं उनका दोस्त बन गया। मैंने उनकी भाषा, उनकी संस्कृति सीखी, इसलिए उन्होंने उस समय मुझे अपना मान लिया। अपनी टीम के सदस्यों, अंडमान निकोबार प्रशासन और भारत सरकार के सहयोग से हम जारवा जनजाति को खसरे के प्रकोप और विलुप्त होने से बचाने में सफल हुए थे। जो डॉक्टर कर ने किया वो आसान नहीं था। उन्होंने उनकी भाषा सीखी, उनकी पारंपरिक आदतों और रीति रिवाजों को स्वीकार किया, उनका विश्वास हासिल किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से दोस्ती करने के लिए घर घर दौरा किया, उनकी पारंपरिक दवाओं के प्रति सम्मान दिखाया और केवल पूरक के रूप में ही अपनी दवाओं का प्रयोग किया। When I hear about his work, it gives me goosebumps, because these endangered tribes in the interiors of Andaman, and a lot of these tribes had actually when you look at world's history, some of them have just disappeared because there is no medical help. When they get sick, there is no knowledge, and there is no one who has the skills and the knowledge to help them out. At that point of time, this iconic medical practitioners chose to take that as a challenge. He went there. He won their trust, became one of them. That human touch, winning the trust of them is a Herculean task, and he was able to do it. He could definitely help overcome that measles scourge and the epidemics, and continue to render this medical service to this community so that it can thrive. And that, I think, is so humongous in its contribution to the community, to the humanity in general. So truly, heartfelt congratulations, and God bless you, Dr. Karji.
2003 में पोर्ट ब्लेयर में स्थानांतरण के बाद भी वे जारवा जनजाति को चिकित्सा प्रदान करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाते रहे। 2014 में सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज सेवा का ये सिलसिला जारी रहा। जारवा समुदाय के पास एक समृद्ध विरासत और संस्कृति है, जिसे डॉक्टर कर ने एक पुस्तक में दर्ज किया, अंडमानेर आदिम जाति जारवा। जारवा जनजाति एक समय विलुप्त होने की कगार पर थी। आज उनकी जनसंख्या 76 से 270 पहुंच गई है और इसमें डॉक्टर रतन चंद्र का बहुमूल्य योगदान रहा है। डॉक्टर रतन चंद्र कर को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। संकुराती चंद्रशेखर, एक हादसे में इन्होंने अपने परिवार को खो दिया और उनकी याद में इन्होंने शुरुआत की संकुरात्री फाउंडेशन की। संकुरात्री फाउंडेशन जो आज आंध्र प्रदेश के सैकड़ों लोगों के जीवन को रोशन कर रहा है। अब तक ना जाने कितनी आई सर्जरीज ये निःशुल्क कर चुके हैं और लोगों के अंधेपन को रोकने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये गरीब और जरूरतमंद बच्चों के जीवन को शिक्षा से भी रोशन कर रहे हैं। संकुराती चंद्रशेखर को इनके निस्वार्थ भाव के लिए, इनके सामाजिक सेवा के लिए दिया गया है पद्म पुरस्कार। कई हादसे जीवन में एक ऐसा मोड़ लाते हैं कि आपके आंसू एक नई दिशा दे जाते हैं। ऐसे विरले लोग जो अपने सबसे अजीज के खोने की त्रासदी को दूसरों की मदद करने के अवसर में बदल सकते हैं, वही तो नायक कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर संकुरात्री चंद्रशेखर कनाडा में रहते थे, जिंदगी में सब कुछ था। जब 1985 में ओटावा से मुंबई की एक उड़ान में हुए बम विस्फोट में अपनी पत्नी और 2 बच्चों को खो दिया। आगे जीने का कोई मकसद नहीं मिल रहा था। 1988 में साइंटिस्ट की अपनी नौकरी छोड़ भारत लौट आए। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में जिंदगी शुरू की। अपने जीवन के अंधेरों से शिक्षा और स्वास्थ्य की लौ जलाकर औरों का जीवन रोशन करने में जुट गए। जो पैसा था उससे अपनी पत्नी के नाम पर एक फाउंडेशन बनाया। कुर्तू के छोटे से गांव में अपनी 4 साल की बेटी के नाम पर शारदा स्कूल खोला और हजारों शारदाओं को अपना लिया। स्कूल की फीस, किताबें, ड्रेस, भोजन, यहाँ तक कि चिकित्सा जांच भी मुफ्त प्रदान की जाती है। आज शारदा स्कूल इन बच्चों के लिए गरीबी से बाहर निकलने का, सपने देखने का, उन्हें पूरा करने का जरिया बन चुका है। वहाँ पढ़ने वाले कितने ही बच्चों के माता पिता ने कभी स्कूल देखा तक नहीं। आज ये बच्चे बड़े होकर अंग्रेजी शिक्षक, डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारा मुख्य विचार इस क्षेत्र में मानव जीवन को बेहतर बनाना था। इसलिए हमने ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना शुरू किया, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे। और मुझे लगता है कि लोगों को मुफ्त में नेत्र सेवाएं देना एक बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरा, इसका प्रभाव बहुत मजबूत और व्यापक है, क्योंकि हम आंध्र प्रदेश के 4-5 जिलों में 37 लाख से अधिक लोगों को नेत्र सेवाएं प्रदान कर पाए हैं। मुझे सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात है उन दृष्टिबाधित लोगों की आंखों की रोशनी वापस आने के बाद उनकी खुशी देखना। आंखों की रोशनी पाने पर कितने खुश होते हैं वे। यही एहसास है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और मैंने अब तक जो किया उसके लिए मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। यह सभी नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं और संगठनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे लोगों की छोटी छोटी मदद करें ताकि हम पूरे देश की मदद कर सकें। मुझे लगता है कि इस तरह यह पुरस्कार ऐसे सभी लोगों के मनोबल को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। डॉक्टर चंद्रशेखर का 7 साल का बेटा आंखों का डॉक्टर बनना चाहता था, सो उसके नाम पर एक नेत्र चिकित्सालय खोल दिया, जहां करीब 1.5 लाख से अधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए हैं, अधिकतर मुफ्त। जो लोग नेत्र सर्जरी का खर्च नहीं उठा पाते
उनके जीवन में उजियारा लाते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, जो पिछले 3 दशकों से करोड़ों लोगों में अंधापन रोकने और ठीक करने के लिए प्रयासरत हैं। मरीजों को मुफ्त चिकित्सा के अलावा मुफ्त परिवहन, आवास, भोजन, सर्जरी और लेंस भी प्रदान किए जाते हैं और ये सब दुनिया भर में डॉक्टर चंद्रा के नेटवर्क के द्वारा वित्त पोषित है। भारत सरकार समेत कई चैरिटी संस्थान भी मदद करते हैं। हम लोग या जो भी लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि जहां हम गरीब लोगों को या जो जिनको जरूरत है ऑपरेशन के लिए, आंखों का ऑपरेशन, उस फील्ड में काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सोशल सर्विस है। जो एक इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, किसी को ज्योति देने के जो काम हम लोग कर रहे हैं या जो डॉक्टर चंद्रशेखर जी इसमें कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक देश की सेवा है। डॉक्टर चंद्रशेखर जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि कितनी डिफिकल्टी होती है पेरिफेरल एरिया में काम करने में, किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में, उसमें एक परसिस्टेंस चाहिए होता है। जो पिछले 30 साल से वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर को बहुत बहुत बधाई है कि उनको ये पद्मश्री से उनको इस साल नवाजा गया है। अपने जीवन की रोशनी और प्रेम खोने के बाद 35 सालों से परोपकारी कार्य के जरिए करोड़ों लोगों में जीने की आस जगा रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर। डॉक्टर संकुरात्री चंद्रशेखर को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई। आजकल कई चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें एक है म्यूजिक थेरेपी। जी हाँ, अगर बात हुई है संगीत की, तो आइए आपको ले चलते हैं पूर्वोत्तर भारत और बात करते हैं राइजिंग बोर कुर्कलांग की। लोक गीत और संगीत की दुनिया का एक बेहद मशहूर और जाना पहचाना नाम, लेकिन इनकी खासियत ये है कि इन्होंने खासी जनजाति के पारंपरिक लोक संगीत को और उनके अनूठे वाद्य यंत्र को आज पूरे देश में एक विशिष्ट पहचान दी है। दुईतारा और सईतारा, ये वाद्य यंत्र ये खुद बनाते हैं और फिर इनके संगीत की ध्वनियों से हम सभी को सम्मोहित कर देते हैं। जी हाँ, राइजिंग बोर कुर्कलांग एक बेहद प्रतिभाशाली संगीतकार होने के साथ साथ एक बेहद प्रतिभाशाली कारीगर भी हैं। कटहल और मुगा सिल्क की लकड़ियों से बना मेघालय की खासी जनजाति का एक अनूठा वाद्य यंत्र, इसे दुईतारा कहा जाता है। आज ये लोकवाद्य दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बिकता है। इसे ये पहचान दिलाई है राइजिंग बोर कुर्कलांग ने। एक संगीतकार और बेहद प्रतिभाशाली कारीगर, जिन्हें मास्टर ऑफ दुईतारा भी बुलाया जाता है। 60 वर्षीय राइजिंग बोर कुर्कलांग मेघालय में पारंपरिक लोक संगीत के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। खासी जनजाति के लिए अद्वितीय पारंपरिक 4 तार वाद्य खासी दुईतारा बनाने और बजाने में विशेषज्ञ है। संगीत वाद्य यंत्र दुईतारा बनाने की मेरी यात्रा मेरे स्कूल के दिनों से शुरू हुई, जहां मुझे अपने एक विषय में कुछ बनाना था। मैंने उस बांसुरी को बनाने की कोशिश की जिसे मेरे दिवंगत दादाजी ने बनाया था, और बाद में इसने मुझे वाद्य बजाना सीखने के लिए प्रेरित किया। मैंने विभिन्न संगीत प्रस्तुतियां दी हैं और शिलोंग में मेरे प्रदर्शन में मेरे दोस्तों ने मेरे दुईतारा को खूब पसंद किया और उनके लिए भी बनाने के लिए कहा। इससे मुझे वाद्य यंत्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने भारत सरकार को मेरे नाम की सिफारिश की और मुझे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया। अंत में मैं दूसरों को बताना चाहता हूं कि अगर उनके पास अपने जीवन में कुछ हासिल करने का लक्ष्य है तो भगवान उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक वे खुद पर विश्वास करते हैं। राइजिंग बोर ने खासी लोक संगीत को लोकप्रिय बनाने और खासी वाद्य यंत्र दुईतारा व सैतार को दुनिया भर में पहचान दिलाई है। ये वाद्य यंत्र आदिवासी समुदाय के लिए रोजगार का भी एक साधन है। पारंपरिक लोक संगीत के क्षेत्र में उनके समर्पण और योगदान के लिए पद्मश्री का सम्मान इस क्षेत्र में अगली पीढ़ी के लिए रास्ते खोल रहा है और अन्य पारंपरिक वाद्य निर्माताओं को भी प्रेरित कर रहा है। I wish and congratulate to Rising Board
I really thanks to you because you are a hardworking man. Patiently you are working in the music field. Your background is from the village, farmer sons, but today you got the for highest personalities award, Padma Shri. I'm proud of you, and I'm your friends. So please continue and share your feelings, the village feelings, music, hardworking, and I wish all the best and may God bless Rising Sun. Long live. हमारा पारंपरिक लोक संगीत हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाता है। पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय के खासी द्वितारा वाद्य यंत्र निर्माता और संगीतकार राइजिंग बोर कुर्कलांग को कला श्रेणी में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार मिलने के लिए हार्दिक बधाई। कहते हैं ना, धरती पर दो भगवान हैं, पहली माँ और दूसरा डॉक्टर। डॉक्टर वो है जो एक निराश व्यक्ति में भी आस भर दे। डॉक्टर वो है जो एक सहमे मन में भर दे एक नई उड़ान। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने निस्वार्थ सेवा भाव से एक ऐसा आदर्श स्थापित किया है जो आगे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। इन साधारण लोगों के असाधारण उपलब्धियों का जश्न जारी रहेगा। जी हाँ, जारी रहेगी हमारी ये श्रृंखला, हमारे पद्म। अगले अंक तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।